स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रजत राकेश टंडन। आज हम चंडीगढ़ में और समझने की कोशिश करेंगे कि पंजाब मॉडल कांग्रेस का क्या है। कैप्टन को आउट करने के बाद इस वक्त नए कैप्टन नवजोत सिंह सिद्धू हमारे साथ है। सिद्धू साहब, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में और धन्यवाद, एक बिजी शेड्यूल के बीच में आपने हमें वक्त दिया। साहब, ओल्ड कैप्टन आउट, हम नए कैप्टन के साथ बैठे हैं। नए कैप्टन की रणनीति क्या है? कांग्रेस 5 साल से शासन में रही, आगे जनता को क्या देगी? किन चीजों को लेकर आप जनता के बीच में पंजाब में चुनाव में जाएंगे? बहुत ही अच्छा सवाल है, अहम सवाल है। और इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहता हूं कि सबसे बड़ा मुद्दा पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर को छोड़ के पंजाब की इनकम है। क्योंकि ये 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा जो है हर महीने पहले 5,000 करोड़ बढ़ता था, फिर 7,000 करोड़, अब ये 15,000 करोड़ से सीधा 20-22,000 करोड़ पर साल ये बढ़ना चालू हो गया है। तो अगर इस ट्रेंड को रिवर्स ना किया गया तो हम फाइनेंशियल बैंकरप्सी की कगार पे खड़े हैं। हमारी जीएसटी कॉम्पनसेशन अगले साल 14% जो गारंटी दी थी इंक्रीज की, वो करीब करीब 1,500 करोड़ रुपए महीना, 18,000 करोड़ रुपए साल बंद होने वाली है। फ्री बीज के करीब करीब 10-15 हजार करोड़ रुपए और एडिशन होने वाली है। तो हमें माफिया राज खत्म करके करीब करीब 18,000 करोड़ रुपए टैक्स कंप्लायंस के, 20-25 हजार करोड़ रुपए शराब से, 3,000 करोड़ रुपया रेते से, 1,500 करोड़ रुपया ट्रांसपोर्ट से और करीब 4-5 हजार करोड़ रुपया केबल से, ये सेंटर की स्कीम्स में डाल के डबल करना पड़ेगा, तभी इस ट्रेंड को हम रिवर्स कर सकते हैं। इसमें 5 बड़े स्टेक होल्डर हैं। किसान और मजदूर। किसान की अलग पॉलिसी है जिसमें हम खुद एमएसपी के गारंटर बन रहे हैं। उसमें हम दाल पे, मकई पे और ऑयल सीड्स पे करीब 75,000 करोड़ रुपए के ऑयल्स, खाने वाले तेल जो हैं वो इंपोर्ट होते हैं। 1 लाख करोड़ दाल समेत होते हैं। तो हम जो आटा दाल स्कीम के लिए दालें इंपोर्ट करते हैं, हम वो पैसा साइड पे रख रहे हैं। और पंसब पनग्रेन मार्कफेड अब प्रोक्योरमेंट करेगा दाल, ऑयल सीड्स, और ये येलो रेवोल्यूशन का एक सिग्निफिकेंट टर्न अराउंड है। और पंजाब एक नए दौर में किसानी के उत्थान के लिए आगे आया है। उसमें उसके साथ डेरिवेटिव इंडस्ट्री है। चावल जब हम आप उगाते हैं तो 1 किलो चावल के लिए 5,000 लीटर पानी लगता है। पंजाब में डार्क जोन्स बन गए, एनवायरनमेंट को बहुत बड़ा खतरा है। हम ट्यूबवेल कर्जे पे लेके पानी निकाल रहे हैं और पंजाब डार्क जोन्स में जा रहा है। हमने कई एसवाईएल कैनाल्स जो हैं वो एक्सपोर्ट कर दी हैं चावल के, और चावल हम सिर्फ 8% खाते हैं। तो उसकी डेरिवेटिव इंडस्ट्री जो बना रही हैं हम, उसमें राइस ब्रैन, राइस ऑयल, राइस प्रोटीन, कॉस्मेटिक्स फॉर राइस, ये सब चीजें, और वैसे ही वीट कॉर्न, वीट जो ब्रैन है, और कॉर्नफ्लेक्स मकई से, ये डेरिवेटिव इंडस्ट्री करीब करीब 80 बिलियन यूएस डॉलर्स की है साहब, और उसमें पंजाब का हिस्सा 0.1% है। तो ये हम पंजाब के नौजवान और किसान को प्रोसेसिंग में डाल के 20 गुना मुनाफा देंगे, एंटरप्रेन्योर बनाएंगे। अगले जो, मैं 2 मिनट दे देना, अगले जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनमें सबसे बड़े हैं एम्प्लॉय, फिर बड़ा व्यापारी और छोटा व्यापारी। आपको बता दूं, पंजाब मॉडल में एक बहुत अनोखी चीज हम दे रहे हैं। जिसने बिजली सस्ती लेनी है पूरे हिंदुस्तान में, कहीं से भी वो सस्ती बिजली ले, पीएसपीसीएल उसे ट्रांसमिट करके उतने ही पैसे लेगा और वो सस्ती बिजली कहीं से भी हिंदुस्तान में से खरीद सकता है। तो इंडस्ट्री को, छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी को हम किस तरह से आगे लाएंगे। फिर विमेन एम्पावरमेंट, हमने एजुकेशन में इन्वेस्ट किया है। हमने औरतों की इकोनॉमी में भागीदारी और हिस्सेदारी और शेयर होल्डर बना के उन्हें प्रॉपर तरीके से भागीदार बनाया है।
हमने जो गृहिणी सवेरे अपने हस्बैंड को भेजती है, बच्चों का ख्याल रखती है, उसे 2,000 रुपए देके 8 सिलेंडर देके उसे सम्मान दिया है। और वो कम लेडीज हैं जिनको तनख्वाह नहीं मिलती, जो नौकरी नहीं करती, उनको ये ऐलान किया है। जो 5वीं पास करेगी 5,000, 7वीं 8वीं पास करेगी 10,000, 12वीं 10वीं पास करेगी तो 15,000 और 12वीं पास करेगी तो 20,000। और स्कूटी, आप ये समझिए कि ये स्कूटी भी हमने हब्स बनाए हैं, ये पंजाब सरकार ही प्रोक्योर करेगी और बनाएगी भी खुद। लुधियाना में हमने, जैसे मैंने उनको एक ट्वीट किया था, समझे कि नहीं, वैसे ही हम लोग वहाँ पे जो व्हीकल्स इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं और पोल्यूशन फ्री हैं, वो हब हम लुधियाना बनाने वाले हैं। और मोहाली को सरदार मनमोहन सिंह की क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट, क्लस्टर क्या है कि एक ही तरह का बिजनेस जहां होता है, एक ही तरह का क्रॉप पैटर्न है, एक ही तरह के बिजनेस, जैसे कपास जहां होती है स्पिनिंग मिल्स लगती हैं, तो वहां वैसा क्लस्टर। तो ये सब औरतों की शिक्षा में इन्वेस्टमेंट, अगली पीढ़ी में इन्वेस्टमेंट, ये सब पंजाब मॉडल का हिस्सा है। एनआरआईज भी हैं और हर तरह का आदमी, सबसे बड़ा भागीदार इसमें पंजाब का यूथ है। और जो एक्सोडस पंजाब को छोड़ के यूथ का, उसे रोकने के लिए हम यूथ को एंटरप्रेन्योर बना रहे हैं, उसको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का हिस्सेदार बना रहे हैं और उसे ये कह रहे हैं कि अब बिरला टाटा फूड की प्रोसेसिंग नहीं करेंगे, आटे चावल की प्रोसेसिंग नहीं करेंगे, अब मॉल में रिलायंस का शोरूम नहीं होगा, अब बाबा नानक पंजाब फार्मर्स और पंजाब के यूथ के प्रोसेसिंग यूनिट्स होंगे, जहां से हम उस यूथ को एक एंटरप्रेन्योर का रूप, कि वो नौकरी मांगेगा नहीं, वो नौकरी देगा। ठीक है सर, जो बात आपने बताई वो एक रोड मैप है जी जो आप पंजाब के फ्यूचर के लिए, पंजाब के लोगों के लिए देखते हैं। जी देखिए सर, संपन्न प्रदेश माना जाता है, किसान खेती संपन्न है। लोग इस बात को भी पूछेंगे कि साहब 5 साल में जो इन्वेस्टमेंट्स होने चाहिए थे, 5 साल में जो ग्रोथ होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई, खजाने खाली है। और शायद आपको लगता नहीं है कि जो स्पेस आज आपने दी है अपने विपक्षी दलों को, वो इसका बड़ा रीजन है कि जो काम होना चाहिए था 5 साल में वो हुआ नहीं, वरना इतनी स्पेस आज मिलती नहीं। अगर खजाने खाली हैं तो संपन्न कैसे हुआ? सर लोग संपन्न है, लेकिन 25 साल से कोई संपन्न नहीं है। पंजाब के 99% लोग 55,000 करोड़ रुपया टैक्स दे रहे हैं। ये कर्जा जो पंजाब के ऊपर चढ़ रहा है, ये मत सोचिएगा कि ये सरकार वापस कर रही है। डायरेक्ट टैक्सेस में अमीर आदमी 225 करोड़ दे रहा है और इनडायरेक्ट टैक्सेस, टोल टैक्स, तेल पे टैक्स, डीजल पे टैक्स, खाने के तेल पे टैक्स, नमक पे टैक्स, मिर्च पे टैक्स, टूथपेस्ट पे टैक्स, 55,000 करोड़ रुपया। 99% पंजाब का गरीब, आम आदमी और साधारण जो इकोनॉमी का हिस्सा है, इनफॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा, वो दे रहा है साहब। इसलिए ये लड़ाई गरीब की रोटी की है, गरीब की इज्जत की है, किसान की पगड़ी की है। जो एम्प्लॉई हैं, अगर पैसे हो सरप्लस, तो भाई ये कोई भी ईटीटी टीचर सड़कों पे धक्के खाता ना घूमे। अगर 3,000 करोड़ रुपए हो तो कोई धरना ना हो, और जो डॉक्टर अपना भत्ता मांगते हैं, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस उन्हें मिले, आंगनवाड़ी वर्कर उनको एक सेट तनख्वाह मिले, और जितने भी कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं उनको प्रॉपर तरीके से उनकी तनख्वाह मिले और वो पक्के हों। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी विश्वास दिलाता हूं कि जैसे जैसे ये इनकम स्टेट के खजाने में आएगी, कोई एक बंदा धरने वाला नहीं रह जाएगा और हम सबको उनका हक उनकी जेब में डाल के देंगे। ये उनका अख्तियार है, उनका फंडामेंटल राइट है। ठीक है सर, अरविंद केजरीवाल भी कैंपेन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं साहब आप दिल्ली के स्कूल्स देखिए, दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक्स देखिए, दिल्ली के हॉस्पिटल्स देखिए, दिल्ली का डेवलपमेंट देखिए। कहा साहब यहाँ तो कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। और वो आपके साथ साथ अकालीस को भी कहते हैं। और जो टैग लाइन है जो उन्होंने दी है कि साहब आपने एक एक इतने साल दोनों पार्टीज को मौका दिया है, एक मौका हमको दीजिए जो दिल्ली में हमने डेवलपमेंट किया है, जो दिल्ली का हमारा एक मॉडल है, हम उसको पंजाब में कर दिखाएंगे। हमने पंजाब मॉडल ऐसा पेश किया है कि उनकी हवा निकल गई है और दिल्ली मॉडल उनका पंजाब मॉडल बन गया है। शायद आपको ये पता नहीं है।
उन्होंने यहां आके कहा कि हम आपको फ्री बिजली देंगे, जो उनका लारा लप्पा लगता है कि भाई इंडस्ट्री वालों को 13 रुपए बिजली दो और जो 3-4 रुपए उनको बढ़ाई है वो गरीब को फ्री देके उसे भस्मा लो। वो 18,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देते हैं, पंजाब 14,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देता है साहब, और किसान को करीब 9,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देता है पंजाब। ये कद्दू घुइयां नहीं देते किसी किसान को, समझे। दूसरी बात, इनकी बिजली इंडस्ट्री वालों को 13 रुपए में मिलती है, हमारी 9 रुपए में मिलती है। बाकी जो फ्री बिजली देते हैं हम ज्यादा देते हैं, इनसे मुद्दा छीन लिया। और यह भी है इसके साथ कि हम लोग बिजली खुद बनाते हैं और हम बिजली की खुद ट्रांसमिशन करते हैं, ये रिलायंस और टाटा से करवाते हैं। 33,000 करोड़ रुपया सेंटर की सरकार दिल्ली पे खर्चा करती है, चाहे वो पुलिस का 9,000 करोड़ रुपया हो, चाहे एनडीएमसी का हो, चाहे वो 3,000 करोड़ रुपया यूनिवर्सिटीज का हो। ये बंदा झूठा है। 8,000 करोड़ रुपया बोला था, 8 लाख नौकरी बोली थी और 440 दी है। इसका SYL पे क्या स्टैंड है? नंबर 1, आप एक बार दिल्ली गए भी थे धरना देने। हाँ, और इसने ये कहा था कि भाई मैं टंकियों से प्रोफेसरों को उतारूंगा और इनको पक्के करूंगा। 6,000 वैकेंसी थी, आज 19,000 वैकेंसी है दिल्ली में। 12,000 प्रोफेसर ये बंधुआ मजदूरों की तरह उनसे काम करवाते हैं और 1,200 रुपए, 1,000 रुपए एक दिन की तनख्वाह देते हैं। डेली वेजेस पे उनसे काम करवाते हैं, 15-15 दिन के कॉन्ट्रैक्ट पे काम करवाते हैं। थूक के चाटने वाला आदमी है। तस्करों के खिलाफ जो इसने कैंपेन शुरू की थी, विक्रम मजीठिया से हाथ जोड़ के माफी मांगी इस बंदे ने। आज जितने बड़े पौंटी चड्डा जैसे लिकर बैरन हैं, उनके साथ इसकी सांठ गांठ है। दीप मल्होत्रा ब्लैक लिस्टेड अकाली दल का MLA, उसको 2 जोन की पॉलिसी तोड़ के इसने 4 जोन की पॉलिसी दी है। पहला आदमी है चीफ मिनिस्टर जिसने नोटिफाई किए 3 काले कानून। ये कहां से किसानों का हितैषी पैदा हो गया? मुझे ये बताइए कि पिछली बार ये कहता था और इस बार भी एक स्वांग रचा 4 दिन में और ये कहा कि जी हमारे पता नहीं कितनी लाखों फोन कॉल आई, 23,000 फोन कॉल नहीं आई, और बता दिया उसको पता नहीं कितनी फोन कॉल, उसमें हर एक बंदे को लपेट दिया। ये झूठ, इसका पर्दाफाश होना ही है। पिछली बार कहते थे 110 सीट आएंगी, 20 आई और उस 20 में से भी 12 हमारे पास हैं। आज भी मैं आपको ये कहता हूं, इसका बुरा हाल होने वाला है। इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है पंजाब में और ये इस बार भी पंजाब से वही चीज लेके जाएगा जो पिछली बार लेके गया था। झाड़ू बिखर जाएगा, इससे इकट्ठा नहीं होगा। ठीक है सिद्धू साहब, एक नया प्रयोग भी हमने देखा। उन्होंने कहा साहब सीएम का चेहरा कौन हो, इसके लिए हम सर्वे कराएंगे, फोन कॉल्स कराएंगे। तो मैं कह रहा हूं कि कह रहा है पता नहीं 11 लाख और 22 पार्टी लाख के साथ साथ कहा साहब हमने सिद्धू जी का भी नाम डाल दिया। इसलिए सिद्धू से घबराता है, सिद्धू से इसको दुख दुखी है। सिद्धू का नाम लो करंट लगता है, असुरक्षित है। सिद्धू इसके पास गया था राज्यसभा से इस्तीफा देके। मैंने कहा रोल क्या है मेरा? कहने लगा मैं विपासना पे जा रहा हूं, आप ज्वाइन कर लीजिए। मैं कहा ऐसे ज्वाइन नहीं करूंगा। हफ्ते बाद आया विपासना से, मैं फिर गया। पहले तो इसने करिंदे भेजे अपने मेरे घर। उन्होंने कहा सिद्धू साहब हम क्या कर सकते हैं? मैं कहा तुम्हारे पल्ले क्या है, मैं तो राज्यसभा छोड़ के आया हूं, तुम मुझे राज्यसभा दे सकते हो? मैं पंजाब के लिए आया हूं। तो फिर उन्होंने मुझे 2 घंटे बाद फोन किया कि जी हम सीएम साहब को लेके आ रहे हैं। तो घंटे बाद फोन आया कि सीएम साहब नहीं आ सकते जी, तामझाम बहुत है, यहां सब पता लग जाएगा। मैंने कहा केजरीवाल सहेली है मेरी कि पता लग जाएगा? क्या टांका भिड़ा हुआ है किसी का? एक बात आप समझ लीजिए कि ये इतना सुरक्षित आदमी है कि मैं इसके पास दूसरी बार जब गया, मैंने कहा जी क्या रोल है मेरा? इसने कहा सिद्धू साहब आप 5-7 दिन कैंपेन कर देना। आपकी मुलाकात हुई? मैं कह रहा हूं 2 हुई। मैंने तो शरेआम बोला कि क्यों मैं आया इसको छोड़ के। दूसरी मुलाकात में मुझे कहता है कि आप सिद्धू साहब 10-15 दिन कैंपेन कर देना, हम आपकी वाइफ को MLA का इलेक्शन लड़ाएंगे और टिकट देंगे। जो बंदा 4 बार के MP को MLA का इलेक्शन लड़ा के राजी नहीं, वो कितना असुरक्षित होगा? जाओ प्रशांत भूषण से पूछिए, जाओ यादव साहब से पूछिए, जाओ जिन्होंने भंडाफोड़ किया था उनका कुमार विश्वास,
जो कहते थे कि एमएलओ से हाथ खड़ा करा के ये खुद मुख्यमंत्री बनना चाहता है। ये आदमी एक ढोंगी फ्रॉड आदमी है और ये रिमोट कंट्रोल से पंजाब को चलाना चाहता है। ऐसा नहीं होने वाला, इसका मंसूबा सफल नहीं होने देंगे। ठीक है शिव साहब, थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं आपको। आप अध्यक्ष बने और उसके बाद जब बस में विधायक बैठे तो एक पिक्चर हम लोग दिल्ली में, हम लोग को यही लगा कि साहब आप चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, क्योंकि लोग ये बात कहते थे कि सिद्धू साहब ने एक बड़ा, मतलब एक वेटरन लीडर कांग्रेस पार्टी, उनको हटाया। उसके बाद पार्टी के साथ जितने विधायक थे, एमपीज थे, वो सब खड़े हुए थे। जो मीटिंग्स आपने बुलाई उसमें एब्सेंट कोई नहीं था, जो हमारी जानकारी थी। तो हम लोग को ये लगा कि साहब अब तो रास्ता बिल्कुल साफ है, सिक्सर है, अब तो बीच में बॉल कहीं रुकनी नहीं है। लेकिन बाउंड्री लाइन पे जाके मुझे आज तक याद है, मैरिट होटल 5th फ्लोर, लगातार मीटिंग्स का दौर चल रहा था। आप एक बार आए गए, उसके बाद चन्नी साहब आए, उसके बाद मनप्रीत बादल जी आए, ऊपर माखन जी, रावत जी, चौधरी, सब लोग थे। मामला उस वक्त कहां फंसा? क्योंकि आप बड़ा चेहरा थे, बीजेपी ने आपको नॉमिनेट किया था और मुझे लगता है 5 या 6 दिन, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए थे, आपने इस्तीफा दे दिया था। तो जो एक आपका ऑरा था, उससे कंपैरिजन यही था कि नवजोत सिंह सिद्धू चीफ मिनिस्टर पंजाब। हाईकमांड की मर्जी, उनकी पार्टी है, वो बेहतर जानते हैं किसको मुख्यमंत्री बनाना है, क्यों बनाना है और किन कारणों से बनाना है। मेरे लिए मान्य है, बाध्य है। लेकिन आगे ऑप्शन ओपन है, क्योंकि चर्चा ये है कि हाई कमान का अगर कोई आदमी पंजाब में है तो वो नवजोत सिंह सिद्धू है। क्योंकि जब आपने इस्तीफा भी दिया, अमूमन कम होता है, आपने सोशल मीडिया पे ट्वीट किया, पार्टी उससे बहुत परेशान, कहा कि साहब कोई चीज होती पार्टी फोरम पे होती, लेकिन उसके बाद भी मामला आगे चला। तो लोग तो यही कहते हैं कि साहब हाई कमान का अगर कोई आदमी है पंजाब में तो नवजोत सिंह सिद्धू है। इसमें कोई शक ही नहीं। जब तक जिंदा रहूंगा प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का होके रहूंगा और आखिरी श्वास तक मैं कांग्रेसी ही रहूंगा। जब इतना बड़ा वचन दे दिया हो और सपना यह हो कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है और प्रियंका जी के लिए जीवन न्यौछावर करना है, तो भाई कोई कसर रह जाती है? फिर भी हाईकमांड ने इतना कुछ दिया है, मंत्री बनाया, ठीक है, कैप्टन ने नहीं माना, उन्होंने तो डिप्टी सीएम कह के भेजा था, उसने नहीं बनाया, कोई बात नहीं। मैंने इस्तीफा दिया, उसने जलील करने की कोशिश की, प्रियंका जी ने रुकवा के रखा, लेकिन 1 महीने बाद उन्होंने ही कहा कि ये नहीं मानेगा, आप दे दो। मैंने इस्तीफा दिया, उसके बाद उन्होंने प्रधान बनाया। तो भाई और क्या चाहिए? बीजेपी में मैं 12 साल था, कभी उन्होंने स्टेट का प्रधान नहीं बनाया, मैंने 3 सरकारें बना के दी। केजरीवाल को 2 बार मिलने गया, 18 न्यूज लगवाई, बेहुदा बकवास, झूठ। प्रियंका जी खुद आना चाहती थी, मैंने अपनी वाइफ को भेजा, प्रगट सिंह को भेजा, मैंने कहा जी मेरा फादर 1942 में कांग्रेसी था और एंड तक कांग्रेसी रहा, तो मैं इतना तो आपके लिए कर ही सकता हूं। तो उन्होंने कहा कि अगर इस सिस्टम को क्लीन करना है तो तुम्हें सिस्टम में खुद रहना होगा। तो एंड में 70 बार प्रशांत किशोर साहब आए और भाई ने मुझे फोन किया, तो मैं तब आया, लेकिन आया तो अंगद का पैर लगाया और 5 साल लड़ा। सत्ता हुई या ना हुई, मैं पंजाब के इस मॉडल के लिए लड़ा, पॉलिसी के लिए लड़ा, नीतिबद्ध योजनाबद्ध तरीके से पंजाब को इस दलदल से निकालने के लिए लड़ा। और उसमें मेरे लिए सत्ता अहमियत नहीं रखती थी, कोई पद अहमियत नहीं रखता था, पंजाब का पुनरुत्थान एकमात्र मकसद था मेरा। आज भी वही मकसद है, लेकिन उसमें निर्णय लेने की ताकत सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री के पास होती है। अगर पंजाब को बदलना है, पंजाब के नक्शे से माफिया राज मिटाना है, तो वो एक बहुत अहम कुर्सी है। अगर वो दी गई तो पंजाब का पुनरुत्थान करने में पूरी जिंदगी लगा दूंगा, ना दी गई तो शुक्राना करूंगा हाईकमांड का कि उन्होंने फिर भी मुझे बहुत कुछ दिया है। अगर ये मॉडल होगा, रोड मैप होगा, एजेंडा होगा तो सिद्धू है, अगर ये नहीं होगा तो सिद्धू फिर भी कांग्रेसी है और प्रियंका जी और राहुल की सेवा में हाजिर है। ठीक है सर, कैप्टन अमरिंदर सिंह अब बीजेपी के साथ हैं, हमने देखा उनकी मुलाकातें भी हुई, हालांकि
कांग्रेस पहले भी कहती थी कि जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो दिल्ली आते थे, कई बार कठपुतली था। अमित शाह से मिलते थे, कठपुतली प्राइम मिनिस्टर था। से मिलते थे। जैकरेंडा ट्रस्ट से अपनी जान बचाने के लिए, टू सेव हिज स्किन, ही सोल्ड द कांग्रेस, ही सोल्ड दिस ग्रेट स्टेट, ही मॉर्गेज दिस ग्रेट स्टेट। सर, लेकिन उन्होंने काफी टिप्पणियां आप पर करी सर। उन्होंने कहा कि साहब, नवजोत सिंह सिद्धू को अगर आप चीफ मिनिस्टर बनाएंगे तो ये सिक्योरिटी के लिहाज से ठीक नहीं होगा। तोता था ना, चोरी खाता था सेंटर वालों की, उनकी नेशनलिज्म की जो आवाज है वो चोरी खा के तो बोलता था। मैं करतारपुर जब गया तो सिक्योरिटी 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 ये तोता बोलता था, है पूंछ ऊपर करके। तो फिर क्या हुआ, ये जब गए थे पाकिस्तान तो क्या लेके आए थे, सुल्तान घोड़ा, उस पर किसको चढ़ा के लाए थे, तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। 4 साल रखा, दुबई में पैसे जाते थे, चोरियां होती थी। बादल लाए भेड़ू, भेड़ बकरी 21 लाख की। सिद्धू वहां गया तो करतारपुर का लांगा खुला, बाबे की नजरें अनायत हुई, 72 साल की अरदास कबूल हुई। इसके पेट में दर्द क्यों हुई? 14 करोड़ नानक नाम लेवा उस कगार पे आके खड़े हो गए कि उनको यह लगा संभव संभव हो गया। इसके पेट में दर्द क्यों हुई? सिक्योरिटी सिक्योरिटी। तोता है, चोरी खाता है, सिक्योरिटी सिक्योरिटी करता है, करने दो। मैं 4-5 दिन रहा, बहुत ज्यादा दिन तो नहीं रहा, काफी लोगों से मेरी बात हुई। तो जो यहाँ का रूरल बेल्ट है, मैंने कई लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि साहब, जो आपकी पॉपुलैरिटी है एज अ क्रिकेटर या कॉमेडी शो आपने हेड किया एज अ कमेंटेटर, उन्होंने कहा सबसे ज्यादा हम क्रेडिट अगर नवजोत सिंह सिद्धू को देते हैं तो करतारपुर के लिए देते हैं। उन्होंने नहीं कहा क्रिकेट के लिए देते, उन्होंने नहीं कहा कि हम कॉमेडी सर्कस जो आता था या कपिल शर्मा शो के आप जजते, कहा नहीं देते। कहा कांग्रेस के अध्यक्ष है, इसके लिए मतलब पॉपुलैरिटी। सर पूरा सवाल सुनिए, उसका सारा क्रेडिट लोग कहते हैं। अगर मैं 50 लोगों से मिला तो शायद 46 लोगों ने करतारपुर के लिए आपको क्रेडिट दिया, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो इमरान खान का इशू था, बीजेपी ने बहुत पिच किया, काफी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी और कहा कि साहब आप हिंदुस्तान के खिलाफ बोलते हैं। देखिए, मैं वहां एक दिन जाके आया हूं, मोदी साहब नहीं गए थे, नहीं जफ्फी डाली, बिन बुलाए नहीं गए, आए पठानकोट हुआ। वाजपेयी साहब प्यार मोहब्बत के दूत बन के नहीं गए थे, मैं इस्तिकबाल करता हूं उस बात का, मैं सराहना करता हूं कि उन्होंने प्रेम की बस चलाई थी। गए थे ना। उसके बाद कारगिल हुआ, सिद्धू गया तो करतारपुर का लांगा खुला और 14 करोड़ नानक नाम लेवा सिखों की, सिंधियों की और जगत गुरु बाबा नानक के जितने भी शिष्य हैं उनकी अरदास कबूल हुई। तो भाई पेट में दर्द क्यों है? सिक्योरिटी सिक्योरिटी क्यों चिल्लाता है? ठीक है सर, अभी कुछ दिन पहले एक बहुत चर्चित मामला था जिसकी बहुत दिन तक चर्चा चली और आज भी मुझे लगता है राजनीति उस पर हुई। प्रधानमंत्री आना चाहते थे और उन्होंने कहा साहब सिक्योरिटी थ्रेट मुझको हुआ, मैं हाईवे पर खड़ा रहा। कहा साहब जो प्रोटोकॉल्स होने थे वो फॉलो नहीं किए गए। यहां तक बात आई कि वो कहते हुए कह के गए, हालांकि ये सवाल चीफ मिनिस्टर का होता है, लेकिन क्योंकि सरकार आपकी है और कांग्रेस के मुखिया, उन्होंने कहा कि साहब जो होना चाहिए था वो कैडर हमको नहीं मिला और मेरी जान को खतरा था। उन्होंने ये भी कहा कि भाई धन्यवाद कहिएगा मुख्यमंत्री को कि मैं जिंदा लौट रहा हूं। इसको लेकर एक बड़ा इशू बना कि क्या वाकई पीएम के प्रोटोकॉल और सेफ्टी नॉर्म्स का ठीक तरीके से पालन पंजाब सरकार ने नहीं किया। प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के, हमें सम्मान है, हम उनका आदर करते हैं। वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और पंजाब इस बात का हमेशा आदर करता है। जब किसान 1.5 साल दिल्ली की ब्रूहों पे थे तब किसी ने यह बात की? मोदी साहब को 15 मिनट रुकना पड़ा और वो भी किसी जान बचाने के लिए नहीं था। 70,000 कुर्सी खाली पड़ी थी, उनकी हेलीकॉप्टर की परमिशन थी। अगर वो आधे मिनट भी फ्लाइट लेते तो वहां हेलीपैड बना हुआ था। फिर आपने न्यूज लगानी थी कि पहली बार इतिहास में एक प्रधानमंत्री 70,000 खाली कुर्सी के आगे खड़ा हुआ भाषण दे रहा है, जो कि एक बेशर्म चीफ मिनिस्टर पहले ही कर चुका था। तो या वो होता या फिर ये कह के वो अपनी इज्जत बचा के वहां से आ जाते। उसके बाद रैलियां भी कैंसिल हो गई। मैं ये मान सकता हूं कि कोई उनका विरोध कर सकता है, लेकिन उनकी जान को खतरा है पंजाब में, ये मैं कतई मानने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि हम सब उनकी लंबी उम्र की दुआ करते हैं।
उनका सम्मान करते हैं और देश के प्रधानमंत्री होने के नाते हम उनका खैर मकदम हमेशा करेंगे। सर, अकालीज भी चुनाव लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, बीजेपी भी चुनाव लड़ रही है, कैप्टन साहब ने भी एक नई पार्टी बनाई है, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, आप भी चुनाव लड़ रहे हैं। मेन मुकाबला कांग्रेस पार्टी का किस दल से आप देखते हैं? कांग्रेस का मुकाबला खुद से है। कांग्रेस स्ट्रक्चरली इतनी तगड़ी पार्टी है, ईंट उठाओ ऊपर कांग्रेस नीचे कांग्रेस। कांग्रेस किसी से नहीं हार सकती, कांग्रेस को कांग्रेस खुद हरा सकती। अब ये निर्णय, ये चयन कांग्रेस को करना है। तो कांग्रेस इज नेवर डिफीटेड, इट डिफीट्स इटसेल्फ। पिछली बार कैप्टन साहब निकल गए थे, हम जितने भी बगावत वाले हैं उनका सर कलम कर देंगे। ला तेरे प्योदर आ जाओ, सिर कलम कर देंगे डेमोक्रेसी च। 8% वोट नीचे आई। देखिए, डेमोक्रेसी में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, लेकिन आपको स्पेस देनी पड़ती है, एक कदम पीछे हटना पड़ता है, एक कदम आगे होना पड़ता है। इसलिए मैं कहता हूं कि कांग्रेस का मुकाबला खुद से है। कांग्रेस यहां बहुत ही तकड़े संगठन की पार्टी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की पार्टी है, 70 साल पुरानी पार्टी है, देश को संविधान देने वाली पार्टी है। इसलिए कांग्रेस पंजाब में किसी से मुकाबला नहीं रखती, वो अपने आप को बेहतर करने का प्रयास कर रही है। और अगर एक एजेंडा और एक अच्छा फेस पंजाब को दिया गया तो एक तरफा होगा, 70 सीट से कांग्रेस जीतेगी। ठीक है सर, क्योंकि आपने कहा कांग्रेस का मुकाबला कांग्रेस से, बहुत पुरानी कहावत है जो आपने कही। सर, एक मैसेज ये भी है पंजाब गवर्नमेंट और पंजाब कांग्रेस में कि आप हमेशा लामलाइट जो है उसमें रहना चाहते हैं और आउटशाइन करना चाहते हैं चरणजीत सिंह चन्नी को। और कहा कि सर देखिए, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि साहब जो फोकस पॉइंट रहे वो हमेशा सिद्धू साहब रहे, और कहा कि साहब चीफ मिनिस्टर तो बना दिया गया, लेकिन सुपर चीफ मिनिस्टर जो है वो आप ही हैं। मुझे एक बात बताओ यार, कहां से सुपर चीफ मिनिस्टर हूं मैं? डीजीपी। मेरी बात सुनो, वो सिद्धांतों की बात थी। जो भी पॉलिटिकल निर्णय हुए वो चरणजीत सिंह चन्नी ने लिए, मुझे पूछ के नहीं लिए। उसने जितने भी निर्णय लिए, जो भी अनाउंसमेंट की, उसमें सिद्धू की ना तो कभी कोई फोटो थी, ना सिद्धू से कोई कंसल्टेशन थी। मैं फिर भी उसका इस्तेकबाल करता रहा, क्योंकि वो इंटेंट अच्छी थी, प्रयास अच्छा था। तो एक ट्रेलर चला जिसमें पंजाब मॉडल की झलक थी। अब हम फिल्म चलाएंगे। चरणजीत चन्नी हमारा अभिन्न हिस्सा है, हम उसे अपना अभिन्न हिस्सा मानते हैं, वैसे ही हर वर्कर को मानते हैं। अगर हम एक अच्छा रोड मैप दे पाए, और जो भरोसा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब के लोगों का तोड़ा था, द्रोह करके, पीठ में कांग्रेस की छुरा भोंक के अपनी जान बचाने के लिए, तो वो भरोसा वापस आ सकता है और कांग्रेस दोबारा हर पंजाबी का नारा बन सकती है। ठीक है सर, कुछ नेशनल पर्सपेक्टिव, क्योंकि आपने इंटरव्यू के शुरू में कहा कि आप राहुल जी और प्रियंका जी को। सर, आज जो एक नैरेटिव देश में क्रिएट हुआ है वो यही हुआ है कि राहुल गांधी विपक्ष को ठीक से लीड नहीं कर पाई। कई विपक्षी, आप ममता बनर्जी को देखिए, वो कहीं साहब वो लीड नहीं कर पा रहे हैं, वो मीटिंग्स में नहीं आती हैं। पवार साहब ने एक बार कमेंट किया, कहा पुरानी हवेली की तरह कांग्रेस पार्टी है जो अभी भी अपने आप को जमींदार मानती है। अखिलेश यादव कहते हैं कि साहब कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है, प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की महासचिव है। तो एक जो नैरेटिव सेट किया गया नेशनल लेवल पे, वो ये सेट किया गया कि साहब जो लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए राहुल और प्रियंका में, वो शायद नहीं है, और विपक्ष के ही लोगों ने ज्यादा उसको हवा दी। सबसे बड़ी पार्टी आज देश में कौन सी है? इन टर्म्स ऑफ सर एमएलएज या एमपीज की बात करिए तो एमपीज आज बीजेपी के पास। बीजेपी, आपसे सवाल पूछा, बीजेपी ये कहती है ममता मुक्त भारत। तो भाई बेहुदा
गवाही, बेहुदा बकवास, झूठ। बीजेपी ये कहती है कांग्रेस मुक्त कि भारत का एक पूना नारा। पूना मुक्त भारत, क्या नाम है उनका, जिनका अभी आप नाम ले रहे थे, कौटिल्य, जिनको कहते हैं हिंदुस्तान की राजनीति का पवार मुक्त भारत कहते हैं। बीजेपी कहती है कांग्रेस मुक्त भारत। इसका मतलब टाए टाए फिस कांग्रेस से होती है। इसका मतलब वो जानते हैं कि उनका विकल्प कांग्रेस है। इसका मतलब वो जानते हैं कि कांग्रेस अगर तगड़ी होती है तो हमें खतरा है। किसी रीजनल पार्टी से बीजेपी को खतरा नहीं है, और वो खतरा इसलिए है कि उनके सामने बहादुरी से, निर्भय होके, उपनिषदों से बम गोले की तरह आने वाला, अज्ञान के समूह को नाश करने वाला यद्यपि कोई शब्द है तो वो निर्भयता है। और वो निर्भयता मेरे भाई राहुल गांधी ने दिखाई है। अकेला वो खड़ा रहा है, और जब अच्छा वक्त था तो मेरिट को ऑनर करते हुए मैडम ने सरदार मनमोहन सिंह को आगे रखा। जब सत्ता चली गई तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हर मुश्किल का सामना खुद करते रहे। ये उस परिवार का त्याग है, और ये बीजेपी का कांग्रेस से भय भी है कि वो कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं। किसी रीजनल पार्टी के खिलाफ ऐसा नारा नहीं लगाते। जो चेहरे थे सर, जिन पे इन्वेस्टमेंट्स यूपीए ने किया था, मंत्री बनाया था, यूथ को प्रमोट किया था, आज कई चेहरे कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके। भैया छोड़ के इसलिए गए कि वो लोग स्वार्थों में बंधे थे। उनमें से कोई सिद्धू जैसा भी है जो कहता है ताउम्र रहूंगा। दोस्त का कब पता चलता है? मुसीबत के वक्त। अच्छे वक्त में किसी को कुछ नहीं पता लगता। यह शिक्षा है राहुल जी की और प्रियंका जी की। उन्हें पता लगेगा कि इस बुरे वक्त में कौन उनके साथ खड़ा रहा है। मैं कहता हूं जो डर के जाना चाहता है, भाई ने पहले कह दिया, छोड़ के चला जाए। लेकिन जो सिद्धांतों पे खड़ा है, विचारधारा से जुड़ा हुआ है, सेकुलरिज्म से जुड़ा हुआ है, उसको पता है कि देश पे कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। मौलिक जो अधिकार है उनका हनन हो रहा है। जो संस्थाएं हैं उन्हें नचाया जा रहा है। डेमोक्रेसी को बचाने के लिए ये लड़ाई बहुत जरूरी है लड़नी। हमारे बॉर्डर्स की लड़ाई, हमारे किसान की लड़ाई, हमारे आवाम की लड़ाई। मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से बेटर भविष्य नौजवानों के लिए कोई और है। ठीक है सर, आखिरी दो सवाल आपसे भी। कई लोग इस बात को जानना चाहते हैं, क्योंकि कई लोग आपको फॉलो करते हैं, आप एक अच्छे वक्ता भी हैं सर। जब आपने यहां से इस्तीफा दिया और फिर यहां अध्यक्ष बने, वो थोड़ा समय था आप बिल्कुल गायब थे। जब किसान आंदोलन आया तब हमने आपको देखा। जब ऐसा मौका होता है, जो आदमी हमेशा लाइमलाइट में रहे, हमेशा टीवी पर रहे, हमेशा ट्विटर पर रहे, वो वक्त कैसा था? प्रेशर में आप थे, कैसे वो वक्त निकला आपका? देखिए, आपके न्यूज में एक कहावत है कि अगर कुत्ते ने बंदे को काटा वो खबर नहीं है। हां, बंदा कुत्ते को काट ले तो वो बहुत बड़ी खबर होती है। खबर उसी की होती है जिसके पास मॉरल अथॉरिटी होती है, जो खुद इतना तकड़ा है कि वो खुद न्यूज बने। मेरी तो चुप्पी जो है वो हर रोज खबर बनती थी। इसका क्या कारण है मैं नहीं जानता, लेकिन कहते हैं कि आदमी चुप रह जाए और महीना लाइमलाइट से दूर हो जाए तो वो खत्म हो जाता है। मेरी चुप्पी ने मुझे और बड़ा कर दिया। ये परमात्मा की कृपा थी। तो दोस्त, तुम कैसे कह सकते हो कि मैं हर वक्त लाइमलाइट में रहता हूं? मैं तो 1.5 साल से घर से नहीं निकला। ये पंजाब मॉडल तैयार कर रहा था, तब भी हर रोज सिद्धू के चर्चे होते थे। भाई, अगर आपके पास किरदार होगा, आपके पास ईमानदारी होगी, तो फिर चंद्रमा चाहे कितना भी रात को बड़ाई हाँक ले,
तारामंडल में बैठ के सूर्य जब उदय होगा उसका तेज अस्त होगा, वो मलिन होगा और नहीं दिखेगा। सूर्य वही हो सकता है जो पाक हो, ईमानदार हो, जिसमें मॉरल अथॉरिटी हो। राजनीति में कैरेक्टर क्राइसिस है और कैरेक्टर जिसके पास है वो कभी मर नहीं सकता, राजनीति में सदैव जीवित रहेगा और विश्वास लेके, विश्वास की पूंजी लेके हमेशा मालामाल रहेगा। जनता का विश्वास, जिससे बड़ी कोई पूंजी धरती पे नहीं है। अ गुड नेम इज वर्थ ऑल द रिचेस। ठीक है सर, आखिरी सवाल आपसे। सर, क्रिकेट शोज, मंत्रिमंडल से इस्तीफा, अध्यक्ष से इस्तीफा, कांग्रेस में एक बड़ी चर्चा रहती है कि साहब दिल के बहुत अच्छे व्यक्ति हैं सिद्धू साहब, लेकिन जो एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, कहा साहब कहीं ऐसा ना हो कि कल सिद्धू साहब क्या कर दे, कहीं एक सरप्राइज एलिमेंट सिद्धू साहब के साथ हमेशा रहता है। इसीलिए सिद्धू सिद्धू है। अब आप देखते हैं इस्तीफे कौन से दिए हैं। अब आप बताना मैं गलत हूं या सही हूं। मैं 3 बार का एमपी था, बादल ने साजिश रची और बादल जेटली साहब को यहां लाया। एक तीर से 2 शिकार। सिद्धू 4थी बार एमएलए बनता, एमपी बनता तो मंत्री पंजाब से सिद्धू होता, उनकी जो बहू थी वो दूसरी बार एमपी बनती। सिद्धू को यह कहा गया कि कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़। जेटली साहब ने कहा I&B मिनिस्टर, कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ो। क्या सिद्धू लड़ा? सिद्धू ने सरदार मनमोहन सिंह की वेव में बीजेपी को 3 इलेक्शन जिताए, जब कोई खड़ा नहीं रहता था। 44 सीटों पे अकेला सिद्धू एमपी था। लेकिन जब मोदी की वेव आई तो सिद्धू को कुरुक्षेत्र जाने के लिए बोला। उस वेव में नवजोत सिद्धू ने एमपी गिरी छोड़ी, I&B मिनिस्ट्री छोड़ी, मंत्रालय छोड़े, लेकिन गुरु घर नहीं छोड़ा। वो गलत था? बोलो भाई। नहीं, वो आप एक फैसला ले लिया कि पहला साहब मैं फैसला छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा। पहला फैसला, अपना वचन निभाया। ठीक है। उसके बाद उन्होंने मुझे राज्यसभा दे दी। जब उन्हें लगा कि अब बादलों की कैंपेन करनी है तो सिद्धू को राज्यसभा दे दी। पता नहीं, मैंने उनको कहा कि ये पंजाब की तरफ मुझे ले जाएगी, उत्थान की तरफ ले जाएगी, मेरे लिए पुण्य स्थली है, लेकिन अगर ये मुझे पंजाब से दूर ले जाएगी, इसका होना ना होना एक बराबर है। पहले दिन कहा। तो जब किसी ने आके, पहले अमित शाह जी ने मुझे कहा कि हम ड्रग्स के ऊपर रैली करेंगे, मैं आया, शाम को कैंसिल हो गई। उन्होंने कहा जेटली साहब ने कैंसिल कर दी, वहां पंजाब में हमारा बड़ा भाईचारा है, हम नहीं जा सकते। फिर दोबारा गोवा से आया मैं 2 दिन बाद, अमित शाह जी ने कहा, फिर कैंसिल कर दी। कैप्टन अमरिंदर सिंह की रैली बादल ने अमृतसर में ड्रग्स के ऊपर करवाई। हमारे सारे अरमानों पे पानी फिर गया। मैं उनको कहता था अकेले लड़ो, 70 सीटें आएंगी, इनके साथ लड़ोगे ये लायबिलिटी बन चुके हैं, दे आर दी एल्बट्रॉस अराउंड योर नेक, एक सीट नहीं आएगी। वो मानते थे। फिर एक बड़े लीडर ने, मैं नाम नहीं बोलूंगा, मुझे बुला के कहा कि पंजाब से दूर रहो। सिद्धू ने राज्यसभा छोड़ी, इन्होंने बादलों को चुना, सिद्धू ने पंजाब को चुना। क्या गलत किया? बिल्कुल सही किया। उसके बाद आ जाओ, फिर यहां डिप्टी सीएम और 4 महकमे, राजे ने काटा डिप्टी सीएम, बीच में ब्रह्म जी को अड़ाया और 3 महकमे काट दिए, एक पूंछ जितना महकमा दिया। 1 साल में लड़ता रहा, चाहे वो सैंड माइनिंग पॉलिसी थी, चाहे वो शराब की पॉलिसी थी, चाहे जमीनें दबाने वाली पॉलिसी थी, कितनी ही चीजों के ऊपर अड़ता रहा, लड़ता रहा और कहता रहा कि पंजाब के हित में नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह को जब मैंने बेअदबी के लिए ललकारा और कहा कि 75-25 खेलता है और अपनी जान बचाने के लिए जैकरंडा ट्रस्ट के लिए इसने गुरु का इंसाफ नहीं होने दिया, तब उसने मेरा महकमा बदला, मुझे जलील करने का प्रयास किया और मुझे कहा बिजली का महकमा लो, जो 27 IAS अफसर के हाथ में था, डायरेक्टली चीफ मिनिस्टर को रिपोर्ट करता था। सिद्धू को जलील करने के लिए महकमा बदला गया, इस्तीफा दिया। क्या गलत किया? ठीक किया। उसके बाद आ जाओ, वो इस्तीफा देते ही मैं वापस जाके 1 साल घर, और वो भी प्रियंका जी को बता के, उन्होंने कहा कि ये नहीं मानेगा, इसने हमारे बिना पूछे किया है, तुम चले जाओ। मैं वापस चला गया, जलील नहीं हुआ, घर पे बैठा, करतारपुर खुला, भगवान ने कृपा की, वो उसी की बड़ाई है। लेकिन उसके बाद एक ऐसी स्टेज आई कि कैप्टन अमरिंदर सिंह बेअदबी का केस हुआ और कोई नहीं बोला। 5 दिन, बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को मैं
बुर्जवार सिंह जाके कैप्टन अमरिंदर सिंह को ललकारता हूं और उसे कहता हूं, तेरे जैसा फ्रॉड दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। तूने गुरु को इंसाफ देने के लिए ये सब स्वांग रचे। मार मार के ट्वीट मैंने बखियां उधेड़ दी। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसने मुझे पटियाला लड़ने के लिए ललकारा। बात इतनी बढ़ गई कि यहां बगावत हो गई। 28 एमएलए खड़े होकर कहने लगे कि जहां हमारे गुरु को इंसाफ नहीं मिल रहा, जहां ड्रग्स का मामला नहीं सॉल्व हो रहा, हम वहां नहीं खड़े रहेंगे जी। 78 एमएलए ने पहले वहां मीटिंग हुई, इनको जलील किया गया, 3 मेंबरी कमेटी बनी, हर एक एमएलए को पार्लियामेंट में वो बुलाया गया था। ठीक है जी। उसके बाद यहां बुला के 78 एमएलए ने वोट डाल के इसको निकाल दिया, समझे। उसके बाद नई सरकार बनी, नया मुख्यमंत्री बना और एक ऐसा डीजीपी लगाया गया जिसने बादलों को क्लीन चिट दी थी, और वो सुमेध सैनी का ब्लू आइड बॉय था। और जो एजी लगाया गया वो सुमेध सैनी को ब्लैंकेट बेल दिलवाने वाला था। कैसे इन्वेस्टिगेशन पूरी होती? मैंने इस्तीफा दिया, मेरा स्टैंड विंडिकेट हुआ। क्या गलत किया? इसलिए आप परिस्थितियां देखिए जिनमें नवजोत सिंह सिद्धू ने सत्ता त्यागी लेकिन सिद्धांत नहीं त्यागे। द कोलैप्स ऑफ अ मैन्स कैरेक्टर स्टेम्स फ्रॉम द कॉम्प्रोमाइज कॉर्नर। इंसान का किरदार तब खेरू खेरू होता है जब वो समझौते करता है। सिद्धू के किरदार में कोई समझौता नहीं है। पंजाब के प्रति इश्क है। जो पंजाब के लिए मेरा इश्क समझेगा वो मेरे इस्तीफों को भी समझेगा, वो इन समझौतों को भी समझेगा। और जो इश्क नहीं कर सकता पंजाब के लिए, वो निजी स्वार्थों में बंधा रहेगा, वो मेरा मेरा करता रहेगा। इश्क बदले में कभी कुछ मांगता नहीं। जरूरी नहीं है कि इश्क महबूबा से होता है, इश्क मातृभूमि से भी होता है। अशफाकुल्ला खां को जब फांसी का फंदा लगा था और वो फांसी उसे देने लगे तो उसने कहा कि घबराया नहीं तू? उसने कहा ये फंदा मेरी महबूबा है। इश्क वतन से जो होता है वो भगत सिंह बनाता है, अशफाकुल्ला खान बनाता है, राजगुरु सुखदेव बनाता है। और जिसने पंजाब के साथ इश्क किया, गुरु उसके अंग संग खड़ा हो जाता है। दोस्त, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया और बेबाकी से अपनी राय रखी। नवजोत सिंह सिद्धू साहब, पंजाब कांग्रेस के कैप्टन, बेबाकी से अपनी बात रखी और बताया इश्क क्या होता है। इश्क जो पंजाब से है, पार्टी से है, और साफ कहा कि वो राहुल और प्रियंका के साथ रहेंगे और इसमें कोई डील नहीं है कि उनको क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। वो साथ में राहुल और प्रियंका के खड़े रहेंगे। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।